आतंकवाद वास्तव में किसी धर्म से जुड़ा है या यह वैश्विक राजनीति का एक नतीजा है? क्या इतिहास के बड़े साम्राज्यों के विस्तार और टकराव ने इसका बीज बोया? आइए हम लोग इस सवाल का जवाब खोजते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में, जहां हम विचारों की शक्ति, मानसिकता और बदलाव, जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। हमारा लक्ष्य है आपको न केवल प्रेरित करना, बल्कि ऐसी गहरी समझ देना जो आपके विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़े। आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, श्री सप्तऋषि बसु। वे न केवल एक अनुभवी विचारक हैं, बल्कि मानसिकता और व्यक्तित्व के विकास पर उनकी गहरी पकड़ है। उनके विचार और विश्लेषण जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करें, इस ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करें। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। धन्यवाद। तो सप्तऋषि जी, आज का मुद्दा है ये आतंकवाद और विश्व राजनीति, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। और हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि आतंकवाद क्या यह एक आधुनिक समस्या है या ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम्म जब से आप कह सकते हैं कि जब प्राग ऐतिहासिक समय से जी। जब अब्राहमीय धर्मों का जन्म हुआ, जब हम्म। थोड़ा बहुत जरथुष्ट से पहले कह सकते हैं, जरथुष्ट के समय में जी। जरथुष्ट धर्म के साथ जबकि असुरों की पूजा होती थी हम्म। मिडिल ईस्ट के तरफ, पर्शिया में, हम्म। वो और कांस्य युग के पतन के समय हम्म। वहां से हम आतंकवाद देख सकते हैं। तो अब आतंकवाद क्या है? ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट या ऐसा प्रयास जी। जिसमें व्यक्ति के साथ होने वाले यूज ऑफ वायलेंस यानी हिंसा, नरसंहार का प्रयोग करते हुए आप राजनीतिक बदलाव करते हैं। यहाँ पे राजनीतिक बदलाव एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि या तो आप किसी साम्राज्य का उत्थान या पतन से आपका मामला रहता है, नहीं तो हम्म। किसी धर्म विशेष, विचार विशेष या एक साम्राज्य विशेष का एक्सपेंशन या उसका प्रादुर्भाव या वर्चस्व या उसका विकास रहता है या विस्तार रहता है। जी। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले कांस्य युग के पतन के समय, हम्म। जब पूरी दुनिया जो है एक शिखर पर पहुंच चुकी थी और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में बदलाव की वजह से कई सालों तक जो है बारिश और क्या कहते हैं सूखे के, हम्म। फ्लड और सूखे के लगातार साइकिल चल रहे थे, लोगों में भूखमरी मौत पहुंच चुकी थी। जी। एकाएक एक ऐसी घटना होती है कि सारे कांस्य युग की सभ्यताएं, सुमेरु से लेके जितने भी हमारे पुराने सभ्यताएं, सब के पृष्ठ से पूरी तरह धूमिल हो जाती है। उसी समय मोहनजोदारो हड़प्पा की सभ्यता जो है, जी। वो जो सिंधु घाटी के ऊपर बनी हुई थी, वहां से माइग्रेट करते हुए हमें आना पड़ता है गंगा की तरफ। क्यों? क्योंकि उस सभ्यता में भी हम लोग जस्ता यानी जिंक बेच रहे थे पूरी दुनिया को। जी। जिनके पास कॉपर की खदानों से वो अपना ब्रॉन्ज बनाते थे। हम्म। अब उनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि समुन्दर के दस्युओं ने पूरे पूरे के पूरे सभ्यताओं का समूल विनाश किया। मतलब कंप्लीट, टोटल जेनोसाइड, ऐसा भयानक नरसंहार जिसमें भारत, दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, हम्म। करीबन 90% घट गई। और अनसस्टेनेबल प्रोफेशन पॉपुलेशन लॉस की वजह से तकनीकी विचारों का, ज्ञान का जो ट्रांजिशन होता है हर जनरेशन में, वो रुक गया। हम्म। और समाज में जो भी विकास हुआ था वो समाप्त हो गया। और उनको करने वाले जो दल दस्यु थे वो जाके मिस्र के साथ लड़े, जिनका नाम रामाशीस था, राजा,
इसको हम रैमजीज कहते हैं। और अच्छा। रामाशीस के साथ युद्ध करते हुए लगातार 8 आक्रमणों में परास्त होने के बाद आज जो इसराइल की खाड़ी में जो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी है वहां जाके जलदस्यु बैठे। तो अच्छा। अब आपको समझ में आ जाएगा आतंकवाद का विचार और ऐतिहासिक कनेक्शन क्या है। तो कहाँ से युग के पतन से यह कार्य चल रहा है। पूरे सभ्यताएं विलीन हो गई। अब उसके बाद आते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। जब क्या कहते हैं यीशु का धर्म शुरू हुआ और रोम में साम्राज्य बढ़ा, पहले ग्रीक साम्राज्य आए। ग्रीकों ने लगभग 350 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर हमला कर दिया। वो रौंदते हुए चले आए, पूरे फारस की सभ्यताओं को अपने घुटनों के नीचे, एड़ियों के नीचे रौंद डाला इन लोगों ने। पर्सिपोलिस में आग लगा दी, एक बहुत ही नवीन और आधुनिक सभ्यता थी, जो उस वक्त क्या कहते हैं दरायस के एक सभ्यता थी जिनका थे एक जमाने में। और उनको अहुरा मजदा कहा जाता है। ये जरथुष्ट थे, अग्नि उपासक। याद रखें हमारे पुराणों में भी असुर हम्म। जो है अग्नि की उपासना करके तपस्या करके सिद्धि लाभ करते थे। उनकी सभ्यताओं को रौंदता हुआ वो तक्षशिला पहुंचा। जब उसके बाद सर्वविदित थे आचार्य चाणक्य ने और नंद वंश ने और चंद्रगुप्त ने इनका विनाश किया। फिर जब नंद वंश का पतन हुआ तो सेल्यूकस ने फिर से हमला किया। बैक्ट्रियन ग्रीस की इतिहास जो है ये हम्म। दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सभ्यताएं रौंदी जा रही है एक विशिष्ट विचारधारा के अनुरूप। और विचारधारा कौन की है, जिसको ग्रीको रोमन सभ्यता कहा जाता है। उसका मुख्य विचारक कौन था, प्लेटो। और प्लेटो ने 2 किताबें लिखी थी, द रिपब्लिक एंड द लॉज। ग्रीक सभ्यता का पतन होता है, रोमन सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। रोमन सभ्यता के प्रादुर्भाव के बाद करीबन ईसा से कुछ साल पूर्व के बाद, करीबन ईसा के करीबन 100 150 साल के बाद, ईसा के मृत्यु के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर होता है, हाँ हाँ। वो अपने पूरे क्या कहते हैं विस्तृत साम्राज्य के अंदर चल रही दबाव, फूट और हर वैरायटी के, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, हम्म। या क्या कहते हैं बहुमुखी सभ्यताओं का होना, उसको पूरी तरह से मिटाकर एक मुखी बनाने की चेष्टा करता है। और वो क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन घोषित कर देता है। और 60 लोगों की का जो गुट था वो एकाएक एक पूरे यूरोप का स्टेट रिलीजन बन जाता है। पूरा एक झटके में पूरा यूरोप जो है हम्म। रोमन साम्राज्य के अधीन होते हुए क्रिश्चियन बन जाता है। अब इन्हीं के कुछ साल बाद क्या होता है, ये भयंकर मार काट मचाते हुए आगे फैलते हैं। हम्म। अब इनका आधा हिस्सा टूट जाता है अच्छा। और 2 हिस्सों में विभक्त होता है। अब ये 2 हिस्सों में विभक्त क्यों होते हैं, याद करें मंगोल सभ्यता। हाँ। मंगोल और चीनियों के बीच में जंग चल रही है। अब चीनी क्या करते हैं, चीन में जो एम्परर हुआंग डी क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं रोमांस 3 किंगडम समाप्त करके पूरे चीन पे अधिकार कर लूंगा। और पूरे चीन के ऊपर वो अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद वो पहला कार्य करता है 56 अलग अलग लिपियों को हम्म। और सारे भाषाओं के अलग अलग बोलचाल को वो समाप्त कर देता है और जेनोसाइड करता है। इसके इसका क्या कहते हैं, देखिएगा बहुत सारी चाइनीज मूवी निकली आज तो, क्राउचिंग टाइगर, हिडन हम्म। ड्रैगन, हिडन टाइगर जैसे बहुत सारी सभ्यताएं निकल चुकी है, हीरो निकल चुका है। तो उसमें अलग अलग क्लिप्स दिखाए गए। लेकिन यह और ये क्या कहते हैं 3,000 रानियों को लेके मरता है। जब ये मरता है पारा सूंघता हुआ पागल, ये तीन हम्म। हजार रानियों के साथ मरता है और इसके समय जेनोसाइड होता है क्योंकि उसको विश्व विजय की इच्छा होती है। जब हम इसमें भी राजनीतिक बदलाव हुआ। हम्म। आप पैटर्न को देखें। फिर जब इसका पतन होता है तो मंगोल साम्राज्य का प्रादुर्भाव होता है, हम्म। चंगेज खान का प्रादुर्भाव होता है और उसने खोपड़ियों की मीनार बनाते हैं। खोपड़ियों की मीनार बनाते हुए क्या कहते हैं पूरे सेंट्रल एशिया को, चाइना को, रशिया को, यहाँ तक कि इस क्रिश्चियन राज्यों को अपने जूतों के नीचे रौंद डालता है। लेकिन वो भारत नहीं पहुंचता। बगदाद को उसका बेटा हलागू खान देता है। अब यहाँ पे कुछ साल और बाद में आए देखे इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है। जी।
622 ईस्वी के जब ये हिजरत करते हैं, हम्म। तब जाके क्या कहते हैं, यथरिब में दो कबीलों के बीच में होने वाले झगड़े को मिटा के हम्म। उनके पीस मेकर बन जाते हैं, और मदीनत अल नबी, द सिटी ऑफ द प्रोफेट के चाबी इनको मिल जाती है, जहां से वो मदीना आयत शुरू करते हैं, और 23 हमलावर रेड करते हैं, जिसमें से वो क्या कहते हैं, भयंकर तरीके से लूट खसोट मचाते हैं मदीना के मक्का के लोगों के ऊपर और मदीना के ट्राइब को लेकर। लास्ट में ये स्वयं जो पैगंबर जी हैं, बानु कुरैजा के आखिरी पतन के वक्त 900 गर्दनें खुद उतरवाते हैं, और उस जेनोसाइड के बाद जो है वो आखिरी हमला करते हैं मुसलमिया के ऊपर मक्का में, और फतह मक्का पे आपका कुरान खत्म हो जाता है, जहां पे द सोर्ड ऑफ इस्लाम यानी खालिद इब्न वाजिद आता है, और मोहम्मद का पैगंबर का क्या कहते हैं मैसेज लेके मक्का घुसता है, असलम तस्लीम गर्दन पे रखता है और हम्म। कहता है सबमिट और डाई, या तो तुम मानो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। हम्म। वो साल होता है, और उसके बाद कई सालों बाद जबकि क्या कहते हैं इनका इंतकाल होता है, और 3 वेव्स ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन होता है, तो मात्र सेंट्रल एशिया से पर्शिया तक वापस जब तक आते 2 करोड़ लोगों के सर उतर चुके होते हैं। 2 करोड़ लोगों का जेनोसाइड से कत्ल हो चुका होता है, और इतना भयंकर आतंक होता है कि जब ये आर्मीज मार्च करती हुई आती है, इनको देख के ही लोग हथियार डाल देते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो प्रयोग किसका हो रहा है? आतंक का। हो क्या रहा है? राजनीतिक बदलाव, एक विचार, एक क्या कहते हैं साम्राज्य का विस्तार। यही होते हुए क्या कहते हैं करबला की क्या कहते हैं चारों खलीफ एक के बाद एक एक्सपेंशन करते हैं, और आखिरी जो एक्सपेंशन होता है पर्शिया को संपूर्णतः खा जाता है। फिर पैक्ट ऑफ उमर क्या कहते हैं उमर साइन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हजरत अली जो हैं वो आखिरी खलीफ बनते हैं, रशीद खलीफ, और उनकी हत्या कर दी जाती है बैटल ऑफ सिफिन के बाद, जब वो नमाज पढ़ रहे थे। याद रखें कि मस्जिदों में ब्लास्ट और नमाज पढ़ते वक्त लोगों की हत्या किसी हिंदू, किसी शिव सैनिक, किसी बजरंग दल, किसी आरएसएस ने नहीं की, इन्हीं लोगों ने की। अब ये जो है इनकी हत्या के बाद जो इस्लाम को बाद में जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे, यही क्या कहते हैं मुसलमिया, जिनको असलम तस्लीम कहा जाता है, ये उम्मी या उमैयाद डायनेस्टी आते, इनको बोला जाता है नॉन बिलीविंग एम्पायर। ये सबसे बड़ा एम्पायर बनाते, कहां से कहां तक? सिंध में 712 में जो क्या कहते हैं हमला होता है करबला की जंग के बाद, करबला इज समवेयर नियर लेवांत, जहां पे पानी के जजेरा में जाने वाले इसी मोहम्मद के अली, हजरत अली, जिनकी हत्या उनके बच्चों को, अब इन्होंने पावर ले लिया बेअत का हम्म। इस्लामिक दुनिया से, तो इनके नस्ल को मिटा रहे हैं, जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी। दैट मीन्स यू हैव टू टेक आउट द जेनेटिक लाइन ऑफ द पर्सन, उसको इरेज कर देना। हजरत अली के बच्चे को, हसन और हुसैन को पुर्जे पुर्जे में तब काटा जाता है जब वो अपने परिवार के लिए पानी लेने जजीरा पहुंचा था। अब यहां से क्या कहते हैं इस्लाम दो फाड़ होता है, झगड़े शुरू होते हैं। अब ये होते होते ये क्या कहते हैं शरण लेने पहुंचते हैं इनके नवासे, कहाँ ये पहुंचते हैं? राजा अ, दाऊजी अहिर, जिनको दाहिर कहते हैं। अच्छा अच्छा। दाऊजी अहिर जो है श्री कृष्ण के वंशज थे, और उनकी बहुत हम्म। ज्यादा मान्यता थी वेस्टर्न इंडिया में, साउथ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और ऊपर की तरफ जो है ब्राह्मणिकल मान्यता थी। यहाँ पे यादव का बहुत बड़ा सेना थी, जो हम्म। कि एक जमाने में द्वारका डूबी थी, तो यादव डिस्प्लेस हुए थे। तो दाऊजी अहिर को कहा जाता है श्री कृष्ण के वंशज थे, और श्री कृष्ण ने हमेशा बोला कि जो शरण में आया उसके लिए प्राण देंगे। तो इसी प्रकार से मोहम्मद के आने के जो वंशज थे, उनकी पत्नियां गर्भधारी अवस्था में उनके पास आई और बोले कि हमारे पास द लास्ट
लाइट ऑफ दैट सोल, बिलीविंग उस खानदान के हम हैं, हम उसके लाइट को लेके आपका हमारी रक्षा करें। वहां पे ये उमियाद डायनेस्टी का एक 17 साल का डायबोलिकल पागल, एक धर्मांध राक्षस पिशाच अपनी हम्म। विशाल सेना लेके नावों के ऊपर क्या कहते कैटापॉल्ट बैठा के हमला करता है सिंध के पोर्ट कासिम पे, जिसपे ये उतरा था। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसको आज आप लोग क्या कहते हैं कराची कहते हैं, पोर्ट कासिम का नाम दिया, वहीं पे ये व्यक्ति उतरा था। और दाऊदी अहरी सेना के ऊपर जहाज से भारी भरकम कैटापोल्ट का प्रयोग करके मल्टी हल शिप्स बना के हमारी जो चतुरंगिनी सेना थी उसके पास इस किस्म के वेसल बोर्न कैटापोल्ट का जवाब नहीं था। सेना हम्म। परास्त होती, दाऊदी अहिर अग्नि प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाते। फिर उसके क्या कहते हैं पत्नियों को पकड़ के काटा वाटा जाता है, कोई बच जाता है। तो आज भी मोहम्मद साहब के वंश जो अपने आप को जॉर्डन का किंग का ये बता रहे हैं, फैमिली बता रहे हैं, वो बचता है। जब ये क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध की जंग जीतता है, ब्रह्मनाबाद पहुंच के एक दिन के अंदर 60-70 हजार लोगों का एक दिन में कत्लेआम करता है। ये जेनोसाइड, ये इस किस्म का क्या कहते हैं हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड। याद रखिए कि ये जंग खत्म हो चुके के अधिकारी बन चुके हैं, हम्म। फिर आप अपने पॉपुलेशन के अपनी रियाया के पास जाते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे आप गर्दनें उतार रहे हैं। कितना दिन में 50-60 हजार लोगों की हत्या होती है। और आप क्या स्प्रेड कर रहे हैं, कौन सा भाव इससे उत्पन्न होगा? आतंक का। और वही कंसेप्ट असलम तस्लीम। फिर बाद में इनके चाचा जान लिखते हैं जो खलीफ थे, करे रे रे रे, इतने सारे गुलाम मार दोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, इनसे जजिया लो, कर्ज लो। आप उससे क्या कर रहे हैं? आप उससे ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल विल या विल टू रेजिस्ट को दबा रहे हैं, एक आइडियोलॉजी को समाप्त कर रहे हैं, एक रिलीजन को समाप्त कर रहे हैं, और अपना रिलीजन या अपनी आइडियोलॉजी, अपने पॉलिटिकल विल को आप वहां पे इन्फोर्स कर रहे हैं। तो अगर आतंकवाद का परिभाषा अगर देखा जाए तो ये सारी घटना आतंकवाद में आती ही नहीं तो क्या आती है? अब इन्होंने ये मारकाट मचाई। अब सिंध के बेटियां वहां पहुंचे इनके चाचा जान के पास, तो बुलाते इन्होंने तो पहले ही मेरे साथ जबरदस्ती कर लिए, तो उसी अपने भांजे को गाय के चमड़ी में सिलवा के वापस मंगा लेता है। अब 300 साल तक यहाँ के इस्लाम रुक जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये तो दूसरा विषय है कि हमारा जिस पास जब चोल साम्राज्य थे, हम्म। हमारे पास सतवाहन थे, हमारे पास राष्ट्रकूट थे, हमारे पास पल्लव थे, चेरा पांड्या, सभी के सभी इतने बड़े बड़े राजा थे। तब जब ये समुद्री हमला हो रहा था तो नीचे से चोलों ने जाके इनको तोड़ा क्यों नहीं? और हम्म। यही डिफाइन करता है कि आज हिंदू जो है हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइडल कौम है। मतलब ज्यूज अपने लिए 45 मिलियन के लिए रोते रहते हैं, और जो कहते हैं कि 45 मिलियन हिटलर ने मारा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग विवाद करते हैं। मैं इसकी सपोर्ट में नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि अगर नस्ल कुची हुई है, जेनोसाइड हुआ है, इतनी क्लेंजिंग हुई है, तो ये गलत है। लेकिन हिंदू ही एक ऐसा प्राणी आपको मिलेगा हम्म। जो अपने पराजय को, अपनी नस्ल कुशी को, अपने आक्रांताओं को सेलिब्रेट करता है। बोलता आ भाई बहुत अच्छा, आपने हमें मारा काटा, और हम सेक्युलर हैं। तो ये क्या था? ये अगर आतंकवाद नहीं था तो इसका मुझे परिभाषा बताएं। अब यही बाजी पलट जाती है। हलागू खान पहले चंगेज खान पहुंचता है, सबसे पहले पर्शिया से लेके आपका बॉर्डर फैला, मंगोल एम्पायर। अब आप पहुंच गए बगदाद, सीरिया तक, क्या कहते हैं आप, आज की इराक। अब इराक में जाके क्या कहते हैं बगदाद में आपने हलागू खान को कैंपेन करने के लिए सेना नहीं दी। किसके हम्म। लिए? दुनिया के उस वक्त सबसे खतरनाक जो असैसिन थे, जिनका नाम हशीशी ट्राइब था, उनको ये मारने गए थे। वो टेररिस्ट थे उस जमाने के, कहीं से भी पैसा लेते थे, किसी का भी कत्ल करते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा था वो हशीशी ट्राइब। ये जाके उसका समाप्त किए। जब उनको मारने गए, इसने सेना नहीं दी बगदाद के खलीफ ने,
तो आके उसने पूरे बगदाद को अच्छे से सर काटा। पहली बार इतिहास में काटने वालों का कीमा बना और इनके खोपड़ियों के मीनार। अच्छा, माइंड यू तब तक अब्बासी हो चुका था। अब मैं एक बीच में कड़ी भूल गया, क्षमा करें। हम्म। जब ये उमैयाद फैल रहे थे और कासिम से वापस आ गया, फिर ललितादित्य ने इस्लाम को बहुत दिनों तक रोका, तब इनके साथ क्या हुआ? इनके अंदर में फातिमिद क्या कहते हैं अब्बासी रेवोल्यूशन हुआ। इन्होंने बोला कि यार तुम लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं हो, तुम लोग जजिया कर्ज के चक्कर में क्या कहते हैं हिंदुओं को जिंदा छोड़ते हो या काफिरों को जिंदा छोड़ते हो, यू आर नॉट ट्रू फॉलोअर, वी विल रिवोल्ट। इन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करके जब मामला बहुत गर्म हो गया तो पीस नेगोशिएशन हुआ। हम्म। पूरा का पूरा उमियाद डायनेस्टी खूनी डिनर होता है। द्वितीय पक्ष जो होता है खाने पे बुला के उनको क्या कहते हैं नशे का दवाई दे देते हैं। हम्म। खाने में ये लोग बेहोश होते हैं तो बाकी बचे हुए राजा और उसके परिवार को, उसके परिजनों को काट के खिला देते हैं। जब ये अपने परिजनों का काटा हुआ हिस्सा देखते हैं सब्जी तरकारी में जो भी गोश्त बना हुआ था, वो भागने की कोशिश कर देते हैं। तो उसमें से एक ही आदमी बचता है जो मोरक्को का क्या कहते हैं बर्बर था, से बर्बरता आती है शब्द, जिन तारिक जियाद। ये वापस भागता है और क्या कहते हैं ये जाके तब तक ये ऑलरेडी जेनोसाइड मचा चुका था। यहाँ पे क्या कहते हैं वेस्टर्न यूरोप में जर्मनिक एक ट्राइब थी, जिसका नाम गॉथिक था, गॉथ। तो विजागौत की बनाई हुई स्पेन और आइबेरियन पेनिनसुला में तरह रौंदता हुआ काटता हुआ ये अपनी पूरी साम्राज्य स्थापित करता है। बड़े जंग में ये क्या कहते हैं हरा देता है वहां के एक राजा को, विजागौत राजा। और पूरा पहाड़ों तक इनको खदेड़ देता है और पूरे वहां पे इस्लाम फैला। अब ये क्या कहते हैं 700 साल तक लूट खसोट बलात्कार चलाते हैं, जिसका नाम है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, माइंड यू। ऐसी गोल्डन एज को इस्लाम को ये चलाते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया से ये क्या कहते हैं लूट रहे हैं, धन कर रहे हैं, धन लूट जहाजों पे ट्रेड ट्रेड पे मोनोपोली बना लेते हैं। हर जगह टैक्सेशन है, हर जगह 90% टैक्सेशन को खर्च और जजिया कहा जाता है। जब आपके रेवेन्यू का 90 चला जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन का तो सवाल ही नहीं उठता। 90% टैक्स टोटल कोलैप्स, ये लूट कह सकते हैं आप। तो ये बाई फोर्स ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म भी करते हैं। जियो इकोनॉमी का इस्तेमाल करके पूरे यूरोप के ट्रेड रूट को भारत से तोड़ देते हैं। और भारत का तब क्या कहते हैं ट्रेड रूट के तोड़ने की वजह से बीच में जब ये इस्लाम आ गए थे, इनको इतना हैवी टैक्सेशन देना पड़ता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता, हमारा सभ्यता धीरे 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 पतन होना शुरू होता है। फिर आ जाइए क्या कहते हैं ग्रेनेडा की जंग तक। जब एकाएक फिर इसाबेला और फेर्डिनांड आते हैं, उनको लगता है कि वापस हम अपने धर्म पे वापस आ जाते हैं। और आने के बाद ग्रेनाडा पे आखिरी मुसलमान छोटा छोटा सलाद बना के ग्रेनाडा से समुंदर में डाल देते हैं कि आज तक रोते हैं इस्लाम हमारे अंदलुस हमारे हाथ से निकल गया। और उसके बाद क्या होता है तोरके मारा नाम का एक पादरी उठता है जिसको कार्डिनल बनता है। और पापाल बुल से दोनों की संधियां होती है फेर्डिनांड और इसाबुल में इसाबेला में, और दोनों की फिर शादी भी करा देते हैं। एक मैसिव क्या कहते हैं आइबेरियन एम्पायर बनता है। और स्पेनिश राजा रानी के पास आइबेरियन एम्पायर के पास ये तोरके मारा पहुंचता है, बोलता है इस्लाम ने हमको इतने साल लूटा, हमारे बच्चियों को दो दो दिनार में बेचा, हमारे साथ बलात्कार किया, हमें खून करेजी की हमारे। और इस बीच में देखिए ऑलरेडी तैमूर लंग का रेड हो चुका है दिल्ली में। उससे पहले क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हो चुका है। मंदिर थे बैंक्स थे, हमारे ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिस्टम को लैप्स किया जा रहा है मल्टीपल रेड एंड आक्रमण से, जैसे मक्का का हुआ। अब यहाँ से जाता है। अब ये सारी परिस्थितियां होने के बाद क्या होती है, सारी परिस्थितियां होने के बाद आपका स्पेनिश टेरर शुरू होता है जिसे इंक्विजिशन कहते हैं। एक झटके में एजटेक इनका जैसी सभ्यताएं धरती से
धूलि साध करके मिट दी जाती, इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस के क्या कहते हैं अभियानों द्वारा। और इनके साथ भयंकर बर्बरता की जाती है, जर्म वॉरफेयर किया जाता है। टिनोच के आखिरी जंग के बाद वहां पे कोई नहीं बचता और इनका सारा स्वर्ण लूट लिया जाता है। सभ्यताओं का समूल विनाश हो गया। एक राजनीतिक एंटिटी, एक धर्म, एक विश्वास, एक सभ्यता इतिहास के पन्नों से धूमिल हो गई लोगों के इस पास अब इंक्विजिशन सिर्फ से, जिसे हम। 10 मिनट के समय बचे हैं। जी हाँ, अब मैं इससे वापस आऊंगा कि पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, ये भी एक किस्म का टेररिज्म है। अब आ जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर पे। अब ब्रिटिश एम्पायर आगे आता है, भारत के साथ क्या किया इन्होंने, आगे क्या किया, पूरे क्रिश्चियनडोम का इंपीरियलिज्म चलता है। इंपीरियलिज्म चलने के बाद बैटल ऑफ क्या कहते हैं रोजरीज, जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ लेपांत में ओटोमन एम्पायर और क्या कहते हैं क्रिश्चियनडोम आपस में टकराते हैं। अच्छा। इस्लाम हार जाता है, तब से क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी जीतती है। आज जो आप टेररिज्म दिख रहे हैं, हम्म। ये तीन कंपीटिंग आइडियोलॉजीज के क्या कहते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, जो बुचरी, बर्बरता और आतंक का प्रयोग करके प्रभाव विस्तार करते हैं। उसमें से एक साम्यवाद है या कम्युनिज्म। स्टालिन के परजेस देख लीजिए, माओ का क्या कहते हैं रेवोल्यूशन देख लीजिए। दे आर मास मर्डरर्स इन हिस्ट्री। हिटलर भी क्या कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट था, वो भी सोशलिस्टिक परजेस किया, उसने भी लाखों लोग, करोड़ों लोग मार डाले। पोल पॉट ने कंबोडिया में मारा, तो एक कम्युनिज्म हो गया। दूसरा इस्लाम, आज भी क्या कहते हैं जहां भी बम ब्लास्ट हो रहा है पाकिस्तान में, कहाँ पे हो, उसमें 90% ऑर्गेनाइजेशन इज कनेक्टेड टू द मुस्लिम आइडियोलॉजी। और आखिरी है क्रिश्चियनिटी, आयरलैंड से लिपुर में चल रहा है, दैट इज कनेक्टेड टू दिस आइडियोलॉजी। तो एक, अगर सवाल का संपूर्ण विश्वास है, हाँ, आतंकवाद का धर्म, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ ओत प्रोत अविभाज्य कनेक्शन है। और जो इतिहास में जब से क्या कहते हैं कांस्य युग के पतन से लेके आज तक ये अनवरत चल रहा है, ये कभी रुका नहीं है। और जब तक एक सारी आइडियोलॉजी को कंप्लीट कर डिफीट करते हुए एक आइडियोलॉजी नहीं बचती, तब तक ये चलता रहे। तो एक प्रश्न ये बनता है कि क्या पश्चिमी हस्तक्षेप के बिना भी आतंकवाद का विकास होता, या वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है? देखिए, आतंकवाद जो है वो आज के मॉडर्न जो फॉर्मेट है, उसको मुस्लिम ब्रदरहुड के उत्थान से देखा जा सकता है। और इसका जो टर्की में एक ऑटोमन एम्पायर का कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है, और कमाल अतातुर्क के खिलाफत के समापन के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, जिसमें यूरोपीय शक्तियां और वेस्टर्न पावर्स ने सभी संपदाओं पे, ट्रेड रूट्स पे काबू कर लिया और वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया, जो मुस्लिम शक्तियां पीछे हट गईं। तो अब्दुल्ला अज़ाम नाम का एक व्यक्ति कायरो यूनिवर्सिटी में किताब लिखता है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुस्लिम लैंड्स, और यही इख्वान उल मुस्लिमीन को जन्म देता है, जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। और यहाँ से आज के मॉडर्न इस्लामिक टेरर की पैदाइश। ऑर्थोडॉक्स क्या कहते हैं प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक तीनों आपस में टकराते रहे हैं और हमेशा झगड़ा होता रहा है। इस वजह से भी कह सकते हैं कि एक कंपीटिंग आइडियोलॉजी है, तो वेस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ आपको दिखाई देता है। तो ये एक शक्ति के आपस की प्रतिस्पर्धाएं हैं, जिस वजह से जन्म ले रही है। हम लोग एक प्रश्न और ले सकते हैं। हमारे पास 5-6 मिनट का समय है। 5 मिनट का समय है। क्या जी धर्म जी। हिंसा का कारण बनता है, या जी सत्ता जी। संघर्ष का माध्यम है? एक बार फिर से बोले। मैंने कहा कि क्या धर्म हिंसा का कारण बनता है, या ये सत्ता संघर्ष का माध्यम है? जिस धर्म में टोटलिटेरियनिज्म है, जिस धर्म में एक एकांगी प्रभुसत्ता के नीचे धर्म को राज्य सत्ता के साथ जोड़ दिया
है और ऐसा कहा गया है कि इस किताब के ऊपर विश्वास करने वाले के ऊपर धरती की सारी संपदाओं पे अधिकार है। एक जी। किस्म की वसीयत है कि जी। जिसको आप मान ले तो आप ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। हम्म। वैसी आइडियोलॉजी अगर कहीं पे पनपेगी तो वो हिंसा, आतंकवाद का कारण बनेगा। और सत्ता की जहां तक बात है कि कहीं पे भी राज सत्ता, धर्म सत्ता, जहां जहां जिस आइडियोलॉजी में एक हुई, जैसे कम्युनिज्म इंटरनेशनल कमिंटर्न की बात करता है, तीनों अब्राहमिक रिलीजन में जुदाइज्म को छोड़ दें क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स नहीं हैं, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनडोम एंड उम्मयात, या जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इस्लाम, या क्या कहते हैं ग्लोबल उम्मत, जिसको कायम करना होता है, या मुगलिस्तान कॉरिडोर, या कुछ भी आप बोलना चाहें, ग्लोबल इस्लामिक बनाना होता है। तो ये जहां पे भी आएंगे, धर्म को सत्ता, सत्ता को धर्म का रूप देके, उसको रिलीजियस फ्रेंजी देके वो आतंकवाद फैलाएंगे। क्या आतंकवाद की जड़ें धार्मिक है या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन इसकी मुख्य वजह है? दोनों दोनों चीज अपने आप में सत्य है। कुछ विशिष्ट धर्म ऐसे हैं जो जी। एक्सक्लूसिविटी बताती हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं नो बडी गोज टू द फादर बट थ्रू मी, और रिलीजन्स आर फेक। कम्युनिज्म कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, सारे धर्म जो है वो ओपियम ऑफ द मासेस है। लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टू क्रिएट द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत, किसानों की तानाशाही पैदा करो, तो वहां पे आतंकवाद है। इस्लाम तो सीधा बोलता है अल कुफ्र, और क्या कहते हैं मोमिन, और जो मोमिन से निकला उसके दो कैटेगरी, या तो खवारिज, हम्म। नहीं तो मुर्ताद। और ये सभी के सभी वाजिबुल कत्ल हैं, मुर्ताद भी है, अल कुफ्र भी है। हम्म। तो जो आपको क्या कहते हैं डायरेक्ट एट द पेन ऑफ डेथ किसी भी को इन्फोर्स करता है, वो हम्म। आतंकवाद का डॉक्ट्रिन है, और वो धार्मिक है। एट द सेम टाइम जब भी आप देखेंगे किसी ऐसी शक्ति के पास वायलेंस करने की मींस, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री हम्म। एंड डिप्लोमेटिक आ जाता है, तब वो इस किस्म के वायलेंस को पनपता है। जैसे मिडिल ईस्ट में जब से ऑयल पावर आया हम्म। और इनके पास वह भी सोच फैलाने के इनके पास मीन्स एंड क्या कहते हैं रिसोर्सेज आ गए, आतंकवाद फैला। जब पॉलिटिकल इस्लाम का प्रयोग सीआईए ने रशिया के खिलाफ मुजाहिदीन बनाने में किया, आतंकवाद फैला। तो वैश्विक शक्तियों के प्रतिस्पर्धा में इस किस्म की आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं सब कन्वेंशनल वॉर में इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो पॉलिटिकल तो सप्तऋषि जी, मोटिव, अभी हमारे पास में हमारा समय इकोनॉमिक। हेलो, हमारा समय अब खत्म हो गया है। 1 मिनट का समय है, तो हमारे पास कुछ प्रश्न और जी हैं। जी जी तो हम अभी इस सेशन को खत्म करते हैं और थोड़ी देर में जी फिर से जुड़ते हैं यहीं पे, इसी लिंक से। तो आज की चर्चा ने हमें यह सोचने पे मजबूर किया है कि सही मानसिकता कैसे हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड नई दिशा, गहरी समझ मिली होगी। हमारे अतिथि सप्तऋषि वसु जी ने हमें हम हमारे अतिथि सप्तऋषि बसु जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही और दिलचस्प एपिसोड के लिए जुड़े रहे माइंडसेट मास्टरी के साथ। आप हमें अपने विचार और सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह चर्चा दो तरफा हो। क्या आप इस विषय पे और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, हमें अपने विचार बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।